सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। तो सर अभी कुछ वक्त पहले हमने एक ममता दीदी को एक बहुत बड़ा बयान जारी करते हुए सुना। उन्होंने खुलेआम धमकी दी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि यहाँ पे बंगाल में आने से पहले नानूर नरसंहार का इतिहास जान ले। तो जो खुद भगवा महाराज हैं, जिनको कि कई ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो शायद मुझ तक और बहुत लोगों तक ना हो, उन्हें वो कौन से इतिहास का पाठ पढ़ाना चाहती हैं ममता बनर्जी, और क्या है ये नानूर का सच? क्या आप कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, नानूर के सच में तो मैं नहीं बोलना चाहता। मैं ज़रूर एक चीज़ बोलूँगा कि ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले का बात है, ये तकरीबन 4-5 दिन पहले का बात है, एक मंच पे उठ करके उन्होंने अमित शाह जी के बारे में बहुत सारा अभद्र बातें की, बहुत सारी अभद्र टिप्पणियाँ की। पहले तो मैं उसका बहुत खंडन और निंदा करता हूँ कि एक गृह मंत्री के लिए इस तरह का, एक मुख्यमंत्री का भाषा ये बहुत निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए ऐसे। वो चाहे कोई भी स्टेट की मुख्यमंत्री हो, चाहे वो लेडीज़ हो या हमारे पुरुष हों। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जन्म लिया, बोलती हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूँ, नया स्लोगान दिए हैं कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए। तो क्या बंगाल में एक ही बेटी है, वो ममता बनर्जी? सिंगल एक ही बेटी है और कोई बेटी है नहीं बंगाल में। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि सरस्वती पूजा के लिए बोलते हैं अमित शाह और मोदी जी, तो सरस्वती पूजा कैसे की जाती है मैं मंत्र उच्चारण करके बोलती हूँ। उन्होंने जो मंत्र उच्चारण किया, सरासर सारा मंत्र गलत था। जो अपने मंत्र को, अपने संस्कृति को, अपने जीवा पे लगाम नहीं लगा सकता, अपने मन पे कंट्रोल नहीं पा सकता, उससे योगी जी को रोक देना, मोदी जी के कमर में डोरी देना, अमित शाह का फ्लाइट रोक दे, एयरक्राफ्ट को रोक देंगे और उनके चौपर को उतरने नहीं देंगे, ये बहुत आम चीज़ है उनके लिए। कारण उनको ये खुद नहीं पता है कि वो क्या बोलती है। वो हर गरिमा से परी है। उनको ये लगता है, वो अपने आप में इंडियन रूल को मानना नहीं चाहती। उनको ये लगता है कि वो सीएम हो गई हैं तब वो हटेंगी नहीं, ये जब तक जिएंगी तब तक रहेंगी, या वो जब नहीं रहेंगे तो उनका फिर और कोई रहेगा, भाईपो रहेंगे। तो ऐसे नहीं चलता, ये जनता का राज है, ये या राजतंत्र नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे ये भी तो है, आप ममता बनर्जी जो कहीं ना कहीं एक एलिगेशन लगा रही हैं कि आज उनके ऊपर चुनाव के वक्त बीजेपी ईडी क्या कार्रवाई कर रही है, उनका घर पे अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ के ऊपर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई आ गई है। तो उन्होंने ये बोला कि उनकी बहू के ऊपर जांच अगर बिठाई गई है तो कहीं ना कहीं बंगाल की महिला का अपमान है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो ये जो उन्होंने बताया है कि 22 साल की बच्ची के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है, अरे आरोप तो पहली बात तो देखिए उम्र देख के नहीं होता। नाबालिग है तो नाबालिग कार्रवाई होगी, बालिग है तो बालिग की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो आज नाबालिग, अभी 22 साल में वो बालिग लग रही हैं, तो शादी किस उम्र में हुई? क्या 15 साल में हो गई थी शादी? अभी हम लोग पूछेंगे तो राजनीतिक आ जाएगी बात, राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। तो वो इतना ज़्यादा आउटलाइन में चल रही हैं कि जनता को पश्चिम बंगाल में मुद्दा का ज़रूरत नहीं है। जनता के समझ में आ गया है कि वो अपने ट्रैक से पूरा भटक गई हैं। उनके समझ में जहाँ पे आपने बालिग नाबालिग की बात की, तो वहीं पे ये भी सुनने में आया था, और कई बार ऐसे हम दिल्ली से रिपोर्ट देखते हैं, ऐसा भी देखने को मिला कि यहाँ पे रेप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। विमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और ऐसा भी हमने खबर देखा कि ऐसे रेप भी हुए हैं जिसमें कि लड़की का सर दिख रहा है, मिला है, धड़ अभी तक नहीं मिला, और कहीं कुछ फेंका मिला, कभी कुछ कहीं फेंका, रूह काँप जाती है वो देख। ये क्या है बंगाल में सर? ये देखिए, ये आप लोग जो देखे ना, बहुत थोड़ा सा ये 10% है, 90% लोगों को दिखता नहीं। ऐसा कोई भी मीडिया नहीं है जो कि पूरा सच दिखा सके। आज वो सच दिखाएगा, कल या तो मीडिया नहीं रहेगा या तो वो चैनल नहीं रहेगा। सर पुलिस का क्या रोल है? नहीं, पुलिस का रोल एकदम वही है कि ममता बनर्जी जो बोलेंगे वही करेगा। वो तो पुलिस की काम करती नहीं है, वो तो एकदम तृणमूल बन के बैठी है। पुलिस आप देखेंगे इतना रुपया खर्च करके उनके माताओं पिताओं ने पढ़ाया लिखाया, पुलिस की मेरे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े पद को, इतने बड़े गरिमा को, एक सिर्फ लालच में कि मैं इस पोस्ट से इस पोस्ट में जाऊंगा, इस पोस्ट से इस पोस्ट में जाऊंगा, आप लोग एक सिंबल पकड़ के बैठ गए। आप लोग तृणमूल का एकदम वर्दी पकड़ के पहन के काम, जो काम आपको तृणमूल के कार्यकर्ता कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं। अरे आप विरोध करो, गलत गलत है, गलत का साथ क्यों देंगे? आज कोई भी गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, लेकिन आप तो 60 साल रहोगे। आप लेकिन जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि जब भी कोई मीडिया बोलती है तो मीडिया गायब हो जाती है, वो रिपोर्टर गायब हो जाते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस भी इस वजह से डर रही है? क्या पुलिस के ऊपर भी कोई ऐसा खतरा है कि पिछले कोई पुलिस ऑफिसर भी अपनी वर्दी से पहले एक बार अपनी जान के बारे में सोचता है? कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखिए पुलिस तो
मार दिया जाएगा ये तो कम सोचता है, लेकिन ये ज़रूर सोचता है कि उसका पोस्टिंग अगर आ जाए तो कल हो जाएगा, तो वो भी तो परेशान हो जा रहे हैं ना। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, ये बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है कि उनको ये गरिमा, ये पद मिला है। ये सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलता, ये उनके माँ बाप और उनका लोगों का कर्म है जो कि उनको इस पद पे ले आते हैं। तो उनको हमारे हिसाब से उस गरिमा को उन लोग को रखना चाहिए, कारण कि ये बहुत महत्वपूर्ण गरिमा है जो कि भारत सरकार देती है, और इसको किसी भी एक पार्टी के पीछे इस गरिमा को नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अभी बात हो रही थी दीदी वर्सेस दादा हम सुन रहे हैं। एक तरफ भवानीपुर, दूसरी तरफ से नंदीग्राम से भी पर्चा भरने की बात हो रही है ममता बनर्जी की। तो क्या नंदीग्राम में क्या नया कोई दिखने को मिलेगा इस बार, कि नंदीग्राम में क्या होने वाला है इस बार? क्या ममता दीदी इस बार दोनों तरफ से जीतने वाली हैं, या फिर ऐसा होगा कि भवानीपुर से भी सीट चली जाएगी, या नंदीग्राम से? क्या सोचते हैं आप? देखिए, पिछला रिकॉर्ड अगर आप लोग देखेंगे तो मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से कि भवानीपुर से वो खुद अपने वार्ड से हारी हुई है। वो जहाँ की रहने वाली हैं, वो सीएम साहिबा वहीं से हारी हुई हैं। नंदीग्राम तो बहुत दूर है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने सब हवा में उड़ जाएगा। नंदीग्राम ही वो जगह है जहाँ से उन्होंने अपना चुनावी स्टार्ट किया है, अपना चुनावी सत्ता स्टार्ट किया है। वो अगर नंदीग्राम से लड़ेंगी तो मैं व्यक्तिगत बोलता हूँ कि मेरा इच्छा है कि उनके अगेंस्ट में हम लोग में जो शुभेंदु अधिकारी जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्लेटफॉर्म दी है। उनके अगेंस्ट हमें जहाँ तक लग रहा है, जब अभी तक जो लग रहा है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट शुभेंदु अधिकारी प्रत्याशी होंगे और उनको हराएंगे। और साथ में हमने ये भी देखा जहाँ पे एक तरफ ओवैसी आते हैं और उन्होंने आईएसएफ के साथ हाथ मिलाया था। शुरू जनवरी में ही उन्होंने घोषणा कर दिया था अनऑफिशियल कि वो आईएसएफ और एआईएमआईएम मिल के संगठन बनाएगी और चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ और देखा। यहाँ पे हमने देखा कि आप वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करते हैं। तो यहाँ पे ओवैसी और एक पीरजादा जो आईएसएफ ने जो संगठन बनाई है, इससे क्या मुसलमान वोट बटेंगे? क्या होगा इससे? क्या बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा? किसे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, जिस उम्मीद से सीपीएम और कांग्रेस आईएसएफ से जाकर के मिला है, पीरजादा से, जितना वोट माइनॉरिटी का ये लोग पाएंगे उससे 1% वोट ज़्यादा माइनॉरिटी का बीजेपी को मिलेगा। ये हम लोग का समीकरण है। हम लोग कभी भी तुष्टीकरण और जातिवादी का राजनीति नहीं किया। आप लोग इस तरह से रुझान दिखा करके माइनॉरिटी की तरफ यही दिखाना चाहते हैं कि माइनॉरिटी का वोट अगर आपको मिलता है तो आप राजनीति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो कभी नहीं ऐसा बोला। आप 70% वोटर हिंदू हैं, उनको अलग थलग करके आप 30% वोटर के पास आप जा रहे हैं, तो पहला बात तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। आप हिंदू और मुस्लिम को विभाजन कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सर, तो जय श्री राम के नारे तो आप लोग लगाते हैं, जिससे ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं, और वो इस बात को लेकर कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हो जय श्री राम के नाम के नारे लगाकर। मैं ममता बनर्जी को, सीएम साहिबा को 500 फुटेज दिखा दूंगा जो कि हमारे माइनॉरिटी भाई जय श्री राम लगाते हैं। अब वो बताएं कि उनको तकलीफ़ क्यों है। जब हमारे माइनॉरिटी भाई लगा सकते हैं जय श्री राम का नारा, फिर उनको लगाने में क्या तकलीफ़ है? वो 2 लाइन में मीडिया को खाली उत्तर दे दें, वो जय श्री राम को गाली क्यों समझती है? वो तो गुंडागर्दी कहते हैं कि आप गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं, जय श्री राम को लेकर धमका रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रही हैं। तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। अगर हम लोग का चल रहा है, हम लोग का कंट्रोल है, तो इमीडिएट उनको रिजाइन करना चाहिए। ये वर्ड तो उनका यही है कि वो फेलियर हैं। अगर मैं गुंडागर्दी कर सकता हूँ, रूलिंग पार्टी में तृणमूल है, मैं ओपोजिशन में यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी करता हूँ, अगर मैं गुंडागर्दी करने में सक्षम हूँ तो उनको रिजाइन करना चाहिए। इसका मतलब वो संभाल नहीं पा रही हैं। जहाँ पे गुंडागर्दी की बात होती है, वहीं पे जब भी चुनाव आता है, हमने हमेशा से चुनावी हिंसा के बारे में सुना, चुनावी दंगे के बारे में सुना। यहाँ पे हर कोई डरता है, दहशत में है। तो क्या है ये चुनावी हिंसा? और यहाँ पे हमने ये भी देखा, हमने गांव-गांव में हम घूमे तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे सिर्फ अब नाम से ही बस एक अपना नाम ले लेते हैं और उंगली पे एक स्याही मार देने से बोलते हैं कि हो गया। तो क्या ये सच है? क्या दहशत है? कैसा चुनावी हिंसा है यहाँ पे? नहीं, देखिए, उनके एक तृणमूल का जो वामफ्रंटियों ने एक सिस्टम तैयार कर दिया है पश्चिम बंगाल में, उस प्लेटफार्म को ये लोग अपने उसी पद्धति पे चल रहे हैं। उनका पद्धति और सिस्टम ये है कि कुछ कैडर वो तैयार कर दिए हैं। उन कैडरों का काम क्या है कि आप जाएंगे इस अंचल में या इस एरिया में, आप जा कर के उनकी दायित्व है कि वो बोलेंगे आप लोग को वोट देने नहीं जाना है। ये वहाँ पे बैठ के 10 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, भीतर में 4 तृणमूल के नेता बैठ जाएंगे, वो ठप्पा मारते रहेंगे और घर से कोई बाहर ना निकले इसके लिए कैडर को भेज देते हैं। ये है यहाँ का राजनीति का समीकरण। अब ये समीकरण से बचने के लिए आज केंद्र सरकार की जो यहाँ पे फोर्स आ रही है, तो यहाँ की जो जनता है वो बहुत उत्साह में है।
उत्साह में इसलिए है कि 2019 साल में आपको जो 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये इसी का प्रमाण है कि जनता को वोट देने का मौका मिला और 18 सीट भाजपा की झोली में। लेकिन ममता बनर्जी तो एक ये भी एलिगेशन लगाते हुए नजर आई हैं कि इस बार जहाँ पे 8 चरणों में चुनाव पहली बार हो रहे हैं, तो उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पे भी उंगली उठाई है कि ये अमित शाह का ही एक खेल है, नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अरे जो अपने मंत्री और अपने एमएलए को नहीं मानता, वो अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर को कहाँ से मानेंगी? वो सिर्फ सिंगल खुद को जानती हैं और अपने भतीजे को जानती हैं। थर्ड आदमी को वो नहीं पहचानती। तीसरा वर्ड अगर वो किसी को पहचानती हैं, जो कि उनकी ज़बान से बार बार निकलता है, जय बांग्ला। अब जय बांग्ला क्या है वो हम लोग के दिमाग में आज तक नहीं आया। हम लोग बोलेंगे तो 1000 बार बोलेंगे जय पश्चिम बांग्ला, हम जय पश्चिम बांग्ला बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, जय हिंद भी बोलेंगे, जय बांग्ला क्यों बोलेंगे? तो तीसरा साथी उनका वही है, जय बांग्ला। साथ में हमने ये भी देखा कि बंगाल से धीरे धीरे हिंदी, जो हमारी देश की मातृभाषा है, उसको हटा के उर्दू रखा जा रहा है, और उसके अलावा वो जो अपना बम्बा बुडुम्बा जो बोलती हैं, वो बच्चों के कविता बनाई जा रही है, जो कविता शायद यहाँ के जो नागरिक हैं, जो यहाँ के नागरिक जो रहने वाले हैं, उनके भी समझ से परे है। तो ये क्या है उनका? देखिए, ये तो वो दूसरे को दर्शाना चाहते हैं। हमारे भी माइनॉरिटी कई ठो मित्र हैं, कई हमारे माइनॉरिटी फ्रेंड हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी बड़े खुले दिल से कर रहे हैं, बड़े चाव से कर रहे हैं और 24-24 घंटा टाइम दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, जिसको हमारे कुरान का ABCD नहीं मालूम है, वो उस लाइन को पढ़ के अपने आप को यही साबित कर रहा है कि हमारे साथ वो छलावा कर रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल की माइनॉरिटी जनता भी ये समझ गई है कि ममता बनर्जी हम लोग के साथ छलावा कर रही हैं। अब ये बहुत दिन तक ये टान नहीं पाएंगी। अब तो सामने गवर्नमेंट बन रही है भारतीय जनता। क्या बंगाल के मुसलमानों को हमेशा से ममता बनर्जी और TMC ने क्या इस्तेमाल किया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल की है। किस तरीके से इस्तेमाल किया? क्या उन्हें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ? अभी तक इतने सालों से 2011 से TMC बरकरार है, तो क्या अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है उनको इससे? नहीं, आप देखिए, उनके पास 22 MPs थे और लगभग 200 प्लस विधायक थे। आप उसमें उठा करके देख लो कितने माइनॉरिटी थे। अगर इतनी माइनॉरिटी की बात ही होती है तो कितने माइनॉरिटी विधायक थे, कितने माइनॉरिटी MPs थे और कितने लोग को पद मिला, जगह मिला। तो वो तो उनको ठगी हैं। ये ठगने वाली राजनीति ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस करती है और ये वामफ्रंटी लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको जो बोलेंगे उस पर प्रयास करने का हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, और वो वादा कर करके मुकर जाना, भूल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नीति में नहीं है। इसलिए लोग हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा भारत इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अग्रसर हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा है जिस देश का। आज उस देश के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने ही देश के दुश्मन बन बैठे हैं। तो ये उनका विचार है, उनका है, जनता जवाब देगी। सर, सवाल थोड़ा कड़वा होगा। पूरा देश और यहाँ तक एक बंगाल में भी मैंने सुना कि ये भी एक एलिगेशन लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पेट्रोल के भी रेट बढ़ा रही है, डीजल के भी रेट बढ़ा रही है। तो यहाँ पे बंगाल में पहले से गरीबी है और यहाँ पे इस तरीके की और महंगाई आ जाएगी तो क्या होगा फिर बंगाल का? अब देखिए, ये जो इस पर आपका GST लगा हुआ है, आप लोग के सामने कुछ दिन में ही आ जाएगा सामने। 38 रुपया GST इस पर लेती है ममता बनर्जी, राज्य सेंट्रल लेता है 18 रुपया GST। तो 38 रुपया से उन्होंने 1 रुपया कम कर दी। ये भी 18 ले लेना, अपने आप ही दाम गिर जाएगा। ये तो जनता को मालूम नहीं है, पब्लिक जानती नहीं है। तो आप 38, अगर इतना जनता के प्रति आपको ममता है और इतना ही लोगों के प्रति आपको संवेदना है, तो आप 38 रुपया से सीधे आप 18 रुपये में आओ ना, वही पता चल जाए। आपको 20 रुपया कम कर दो, जितना सेंट्रल ले रहा है उतना लो ना। आप 38 रुपया क्यों ले रही हो? 37 रुपया, 1 रुपया कम करके फिर भी तो 37 रुपये ले रही हो। ये जिसको नहीं पता है वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिनको पता है वो जान रहे हैं। हम लोग को तो देखिए मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुद्दा तो हम लोग को खोजना नहीं है, मुद्दा तो खुद ममता बनर्जी एक है अपने आप में, वो भंडार है पूरा मुद्दा का। सर, आने वाले 6 मार्च को नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। 7 तारीख को जब रैली होने वाली है तो वहाँ पे ये भी घोषणा हुई है कि लगभग 15 लाख की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। तो क्या ये कोई गेम चेंजर रैली बन सकती है? देखिए, ये इतिहास गवाह होगा इसका कि आज तक न तो यहाँ पे 15 लाख लोगों की भीड़ हुई थी और ना फिर कभी होगा। उसी पैमाने पे इस बार जनता यहाँ पे आ रही है और उतने ही उस पैमाने पे भीड़ जिस तरह से होने जा रही है, जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए व्याकुल है। किसी को हम लोग को गाड़ी घोड़ा देने का ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं, अरे मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग चलेंगे? हम लोग के हर एक पग पे लोग पूछ रहे हैं। तो ये आप लोग को दिखेगा
एक डल्लभ मैदान में अभी एक सभा हुआ है मोदी जी का, वहाँ पे 4 लाख जनता जुटी थी, जहाँ पे हम लोग बोलते थे कि अरे 2.5 लाख जनता आएगा, ठीक है, हम लोग के समझ के बाहर हो गया। तो ये ब्रिगेड का जो समावेश होगा, इसको महापरिवर्तन रैली बोला जा रहा है, जो है महापरिवर्तन रैली। इस रैली को पश्चिम बंगाल की जनता एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। वो आप लोग को अपने मीडिया के माध्यम से दिखाइएगा, सारे देश को दिखाइए और सारा देश देखेगा कि किस पैमाने पे वहाँ पे भीड़ हो रही है। 15 लाख नीचे नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।